नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक को करेंगे मतलब कि जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी आप चाहे प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए या कोई एग्ज़ाम में लगभग एक दो क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आप देखिए, विज्ञान से संबंधित है। आकाश में, एक मिनट सेट कर लेने दीजिए। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसी के कारण आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला देखिए, जल से भरे तालाब मतलब कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। मोटर वाहन के पीछे या किसी बस या कार में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए मतलब कि शीशा लगा हुआ होता है, वो किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का। अभी आगे मिलेगा हेडलाइट वाला भी। अगला देखिए, मरीचिका बनने का कारण क्या है? जो मरीचिका मतलब है, जैसे कि रेगिस्तान में आपको दूर से देखने पर लगता है कि पानी ही पानी है, उसी को मरीचिका कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। ऐसा पूछने वाले और पूछे गए प्रश्न हैं। प्रकाश तंत्र की कार्य विधि क्या होती है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के द्वारा यह कार्य करता है। प्रकाश तंत्र मतलब ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं। और अगला देखिए, अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी टूटी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो टूटी नहीं होती है, लगता है कि टूटा हुआ है अपवर्तन के कारण। और अगला देखिए, जो शेविंग दर्पण होता है, जहाँ मतलब दाढ़ी और बाल बनवाया जाता है, उसका जो शीशा होता है वह कौन सा शीशा होता है? परवलयिक दर्पण, या इसे अवतल दर्पण भी कहते हैं। परिदर्शी या पेरिस्कोप क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। हीरे का जो जगमगाना या चमकना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, सिर्फ इतना याद करना, हीरे का जो जगमगाहट होती है उस किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या बहुलित आंतरिक परिवर्तन। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है उसकी कार्य विधि क्या होती है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आप देखे होंगे कि जब पानी बरसता है तो बहुत ज़्यादा बुलबुला आ जाता है, वह अवतल लेंस की भांति ही कार्य करता है। और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आप ना याद कर पाए तो सिर्फ निकट याद कर लेना, क्योंकि यह बड़ा लिखा हुआ 3 अक्षर में है, लेकिन दूर दृष्टि 2 ही अक्षर में है, यानी छोटा होगा। निकट मतलब अवतल, यानी ये भी बड़ा लिखा हुआ है, ये छोटा लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया अवतल लेंस से संबंधित, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया ये उत्तल लेंस। इसमें देख लीजिए छोटा लिखा हुआ है, इसमें छोटा, और इसमें बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए यह बड़ा है। याद करने का तरीका है, बाकी आपकी इच्छा। और आगे देखिए, जो वाहनों के अग्रदीपों जिसे इंग्लिश में हेडलाइट कहते हैं में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। लेकिन जो मतलब पीछे देखने के लिए साइड में ग्लास लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, याद कर लेना, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पारदर्शी जल के भीतर पड़ी हुई किसी मछली को दूर से शूट करना कठिन होता है, क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। हजामत बनाने का शीशा, हजामत मतलब वही जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा है, इसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन में, उसे कॉन्केव या अवतल दर्पण कहते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हमें सूर्य दिखाई देता है, मतलब उसका प्रकाश भी आता है, या होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पानी से भरे हुए किसी बर्तन में की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर उठा हुआ है, या किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में पड़ी परख नली का चमकना यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। और कांच में आई दीवार का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है। दोस्तों, यह सारा क्वेश्चन आप नोट करके लिख के रख लेना, चाहे जो भी एग्जाम हो, आप ज़रूर एक दो क्वेश्चन आ जाता है। अभी अब आगे देखिए, कुछ आप अनुच्छेद के बारे में देखिए, जो लगभग एग्जाम में अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद देखिए, समानता का अधिकार जो मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28,
और संस्कृति और शिक्षा 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। अब इसका विस्तार देखिए। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। मतलब कोई भी किसी भी जाति का हो, कहीं भी जा सकता है, किसी स्थान पर जा सकता है, उसमें आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आप कोई भी परीक्षा है, कोई भी मतलब जिसमें आप किसी का रोक ना हो, कोई भी लोक नियोजन लोगों से संबंधित हो, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। ये नहीं है कि ये उच्च जाति के हैं, ये निम्न जाति के हैं, उनको नहीं अवसर मिलेगा, सबको मिलेगा। और 17 वाला तो बेहद पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। 18 में उपाधियों का अंत, और उपाधियों का अंत का मतलब है कि आपको कोई ऐसी उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ शिक्षा संबंधित से ही आपको उपाधि दी जाएगी। और जो पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण या कोई भी अवार्ड जो दिया जाता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है। और अनुच्छेद 19 ए बोलने या अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के ए में। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और क्वेश्चन नंबर 21 जानते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और 21 के का निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष को मतलब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह लागू किया गया। पहले यह नीति निर्देशक तत्व में था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 22 देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण करना है, इसमें अनुच्छेद 22 में यही दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बलात् श्रम का निषेध, मतलब बच्चों को किसी भी कारखाने में ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, या किसी बच्चे को मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने से मना कर दिया गया है। अनुच्छेद 25 में धर्म अपनाने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 देखिए, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 किसी धर्म विशेष वर्ग से कर लेना निषेध है। ये नहीं कि कोई भी राज्य सरकार, मतलब वो मुस्लिम धर्म का, वो हिंदू धर्म का, वो बौद्ध धर्म का है, कि मतलब उससे हम कर लेंगे या टैक्स लेंगे, ऐसी कोई मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है अनुच्छेद 27 के अनुसार। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थान द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे जो भी स्कूली शिक्षा है वो किसी धर्म रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 29 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये पूछा जाता है। अब अगला देखिए 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात 39 के का में कहा गया है। और 40 देखिए दोस्तों, 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। 42 में प्रसूति की सहायता के लिए। 43 अनुच्छेद में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। और 44 में समान सिविल संहिता। 48 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। उसके बाद 48 के का भी इम्पोर्टेंट है। 48 के का में पर्यावरण का संरक्षण दिया हुआ है। और 49 में राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण की बात कही गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। और 51 अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, इसी के अंतर्गत किया जाता है। और बेहद इम्पोर्टेंट 51 के का है, जिसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 52 आप जानते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग
का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा कैसे कैसे होता है, सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों सिर्फ हम उन्हीं अनुच्छेदों को लिखे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों का पद रिक्त है तो उस समय तो कौन राष्ट्रपति होगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और 63 उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति को उल्लेख है। और 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से यह वीडियो 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है, या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 66 ये वीडियो 2018 में पूछा था। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि और अनुच्छेद 72 में क्षमादान, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा ही क्षमादान करते हैं। अनुच्छेद 74 में भारत का प्रधानमंत्री होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। और 79 में आप जानते हैं कि संसद भवन है। 80 में राज्यसभा का गठन है। 81 में लोकसभा का गठन है। 79, 80 और 81 संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा। 80 और 81 याद कर लेना दोस्तों। और 85 में देखिए, 85 में लोकसभा का विघटन है। 85 में लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 108 बेहद इम्पोर्टेंट, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 143 देखिए, अनुच्छेद 143 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति, लेकिन स्वीकार करे या न स्वीकार करे राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्धारित है। और 214 में उच्च न्यायालय, 214 में उच्च न्यायालय और 124 में सर्वोच्च न्यायालय याद रखना। और 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। और 161 के द्वारा क्षमादान राज्यपाल करता है, जो जैसे कि 72 के द्वारा राष्ट्रपति करता है और राज्यों में राज्यपाल क्षमादान करता है अनुच्छेद 161 के तहत। और 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। और 164 में, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख है। और अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उल्लेख है। और 315 भी पूछा जाता है और 280 भी पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों और लोक सेवा आयोग का गठन, ये सब 315, 316, 317, 18 तक ऐसे दिया हुआ है, लेकिन 315 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 324 ये भी इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित यह प्रावधान अनुच्छेद 330 के अंतर्गत किया गया है। और 343 आप जानते हैं संघ की राजभाषा होगी। 352 में राष्ट्रीय आपात। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी कोई भी राज्य अगर मतलब उस शासन नहीं चला पा रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का उल्लेख 360 में किया गया है। और अगला देखिए 300 अनुच्छेद जो 300 दिया गया है संपत्ति के अधिकार। 300 का के अंतर्गत यह संपत्ति के अधिकार का उल्लेख 300 का में दिया हुआ है। 368 के द्वारा संविधान संशोधन होता है। अब कुछ और जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे कि जो जीएसटी है दोस्तों, जीएसटी का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 279(1) के तहत जीएसटी का उल्लेख किया गया है। यह 122वां संविधान संशोधन 2014 लेकिन लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और अगला देखिए, जो महामारी अधिनियम आया था कोरोना काल में, वो 1897 अधिनियम था। धारा 2 के तहत कोरोना रोकने का प्रयास किया गया, इसीलिए मतलब कि लॉकडाउन लगा दिया गया था। पंचायती राज से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, 1957 में। संथानम समिति 1962 में। सादिक अली समिति
1964 में अशोक मेहता समिति, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। 1977 में ये दो स्तरीय पंचायती राज बताए थे, 3 स्तरीय। GKV राव 1985 में, और यलियम सिंघवी 1986, और PK थिंगन 1989 में। और दोस्तों कुछ देखेंगे मतलब कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। जैसे कि सबसे पहले भारत को नोबेल पुरस्कार दिलाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1910 में मिला कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों कि 1913 में, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1910 में मिला है कि 1913 में। गीतांजलि के ऊपर। और CV रमन 1930 में, रमन प्रभाव के लिए भौतिकी के क्षेत्र में। और अरविंद खुराना 1968 में, कृत्रिम जीन चिकित्सा के क्षेत्र में अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 79 में मिला, शांति के क्षेत्र में मिला। और एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। अमर्त्य सेन को 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। और BS नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। और वेंकट रमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला। और कैलाश सत्यार्थी को आप जानते हैं कि 2014 में मिला शांति के क्षेत्र में। बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा चलाया जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप डेट कन्फर्म करके कमेंट करिएगा। गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। CV रमन 1930 में, रमन प्रभाव भौतिकी के लिए। अरविंद खुराना 1968 में, कृत्रिम जीन के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा शांति के लिए। सुब्रमण्यम और भौतिकी के लिए 1983 में। अमर्त्य सेन 98 में, अर्थशास्त्र के लिए। BS नायपाल 2001 में, साहित्य के लिए। वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 में, रसायन के लिए। कैलाश सत्यार्थी 2014 में, शांति के लिए। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को मिला था, जो सबसे कम उम्र में इन्होंने मतलब कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं। कुछ स्मारक देख लीजिए। कौशाम्बी में घोषदाराम मठ है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धम्मेक स्तूप है। श्रावस्ती में शाहिद महद स्तूप है। अब कुछ पंचवर्षीय योजना संबंधित आप देखिए, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही मैंने 60 में नोट्स बनाया हुआ हूँ। एक 1995 यमयार राय द्वारा जन योजना बनाई गई थी। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। यह हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता कृषि आधारित थी। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और परियोजनाएं इसमें क्या क्या शुरू की गई थी। सिंचाई के लिए भाखड़ा ब्यास दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया था। भाखड़ा ब्यास और दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया था, याद करने में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया था 1952 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला। यह मॉडल था PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों की प्राथमिकता थी। इसमें कुछ उद्योग स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि इस्पात स्थापित किए गए थे, लेकिन इसमें बोकारो नहीं स्थापित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसका स्थापना की गई थी 1961 से 66 तक। अगला देखिए, उद्देश्य इसका क्या था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। कृषि उद्योगों को प्राथमिकता था, यानी दोनों था इसमें, कृषि और उद्योग दोनों था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बोकारो जो झारखंड में स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तीसरी में। बाकी और तीनों वहाँ द्वितीय में की गई थी। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और हरित क्रांति का जन्म इसी में हुआ था। योजना अवकाश भी पूछा जाता है, कब से कब था? 1966 से 69 था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक चली थी। यह गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। किसके मॉडल पर? गाडगिल मॉडल पर। उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। और कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही। इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय में कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही। और इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी। श्वेत क्रांति का प्रारंभ भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था।
और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देखिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक है। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसमें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज का नारा दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखना। और अनवरत योजना 78 से 80 तक चली थी। गुडनाइट मेडल द्वारा एशियन ड्रामा के पुस्तक के लेखक हैं, क्योंकि 2 साल इसमें भी मतलब कि अवकाश था और 2 साल में अनवरत योजनाएं चली थी 78 से 80। फिर छठी पंचवर्षीय 80 से 85 चली, 80 से 85 चली। इसमें भी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि हुई। सिर्फ इतना याद रखना, गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक चली। यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी में दिया गया है। काम के बदले अनाज वाला नहीं है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया है। काम के बदले अनाज दिया गया है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा छठी पंचवर्षीय में जवाहर रोजगार योजना मतलब छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। और योजना अवकाश फिर चला, यानी 90 से 92 तक चला। तृतीय योजना अवकाश यह था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चला। प्राथमिकता था मानव समाज का विकास करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 97 से 2002 तक। इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का वितरण मुख्य इसका उद्देश्य था। और बस इम्पोर्टेंट यही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इसका मतलब मेन उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 था। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। सिर्फ इतना याद रखना बस। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ यही पूछा जाता है, तीव्र, अधिक और समावेशी और धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया था। यही जो बताएं वही आप चाहे लिख कर रख लेना। इससे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और आपके समझ में आया होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। बाकी जैसा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं।